गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल सभी स्टूडेंट का पेपर ओपन हो गया था या नहीं हुआ था? कुछ स्टूडेंट के मुझे बाद में मैसेज आए थे कि सर हमारा पेपर ओपन नहीं हो रहा। सपना जी नींद नहीं खुली अभी आपकी? हो गया था। कुछ स्टूडेंट ऐसा जिनका मेरा ओपन नहीं, वो स्टूडेंट कमेंट करें जिनका पेपर नहीं हुआ था। ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं हुआ हो, ओपन नहीं हो रहा था। तो कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका पेपर ओपन नहीं हो रहा था, तो वो क्लास के बाद मुझे एक बार कमेंट कर देना, अपना वो व्हाट्सअप कर देना, अपना फॉर्म नंबर भेज देना कि सर मेरा ओपन नहीं हुआ, तो वो मैं टेक्निकल टीम को भेज दूंगा। रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा बेटा, रिजल्ट का तो मुझे नहीं पता कब तक पब्लिश होगा, कोई आइडिया नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट कब जनरेट होगी, नो आइडिया। मुझे लगता भी नहीं, पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट था। तो प्रैक्टिस टेस्ट की कई बार शायद रिपोर्ट नहीं आती है। बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। टाइम मिला तो कल आपके लिए नया बैकग्राउंड और ले आएंगे, लेकिन शाम का पीपीटी बनाने में ही निकल जाती है। सोचते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ नया ऐड किया जाए। व्हाट्सएप नंबर में पहले दे चुका हूँ। बेसिक मैथ्स की पीपीटी सबकी आ गई है, मैंने टेक्निकल टीम से बात कर ली है। पीडीएफ सभी को भेजी जा चुकी है, आप लोग ध्यान से देखिए। डिलीट हो गई है, वो हो जाती है डिलीट कुछ टाइम बाद, आप लोग उसे डाउनलोड करके रखिए। डिलीट हो जाती है, आप लोग उसे डाउनलोड करके रखिए। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए, क्या ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था क्या? ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था क्या? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। यस मैक्सिमम कह रहे हैं। ये कर लिया था क्या? यस। यह कर लिया था क्या? होमवर्क नहीं, क्लास में डिस्कस किया था क्या?
क्लास में नहीं किया था। चलिए देखते हैं, फिर से उसी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने शायद ये तो बता दिया था ना कि यहाँ पर y नहीं है, ये यहाँ पर इस u की जगह आपको y लेना है यहाँ, ये मैंने बता दिया था शायद। नो, नहीं बताया था क्या ये बात? यस कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा y टू a साइन bt प्लस π/6। पहले मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो साइन फंक्शन होता है वो हमारा डायमेंशनलेस होता है, तो ये फंक्शन है हमारा डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो आपके लिए y इक्वल्स टू ए हो जाएगा, और y जनरल मीनिंग लेंथ लेंगे तो ये हमारा l हो जाएगा। फिर से देखें, यहाँ पर a और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन डायमेंशनलेस होता है तो उसे हटा दिया, y इक्वल्स टू ए हो गया। दूसरी बात, हमने ये भी पढ़ा था कि सर साइन के साथ में जो भी ब्रैकेट में लिखा जाता है वो एंगल होता है, मतलब वो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो BT है ये डायमेंशनलेस होगा। BT का मतलब होता है M0 L0 T0, लेकिन यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है? B कैलकुलेट करना है। तो M0 L0 T0 डिवाइडेड बाय, मैं टाइम लिख देता हूँ, तो फाइनली ये मिल जाएगा T⁻⁻1। फिर से देख लीजिए, पहले मैंने a और साइन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, साइन डायमेंशनल लेस होता है वो हटा दिया, y यहाँ पर लेंथ है, शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हो, और अगर नहीं भी बताया हो तो जनरली x और y को आपको लेंथ ही लेना है। फिर साइन के साथ जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब BT डायमेंशन लेस है, M0 L0 T0 है, B कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय T कर दिया, T-1 मेरा आंसर आ गया। फुल साइज पीपीटी नहीं आ रही बेटा, आज मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं PDF से पढ़ा रहा हूँ। किसी को विजिबिलिटी में देखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम, थोड़ा सा चेंज लगेगा, आज PDF है, चल जाएगा काम एक दो दिन में। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हमें ए एंड बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक कैपिटल आर भी आ रहा है। कैपिटल आर मुझे कमेंट करके बताएं क्या होता है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ होगा। गैस कांस्टेंट, अब गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यार हमें कैलकुलेट ही नहीं करना पड़े। तो हमें क्या क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि आपको आर कैलकुलेट नहीं करना है, आपको तो क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी। अभिषेक जी, सबको दिखाई दे रही है? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब मैं ऐसे आंसर करूंगा तो उल्टा टाइम वेस्ट ही होगा, वैसे ही आप लोग हिंदी वालों से पीछे चल रहे हैं। अगर बल्क में सब नो बोलते हैं तो मैं अपने आप देख लेता हूँ, एक स्टूडेंट बोल रहा है स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, मतलब उसी के साथ प्रॉब्लम है ये। अगर मैं आंसर नहीं करूं तो आप बोलते हो सर आंसर नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट होता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो मुझे ए कैलकुलेट करना है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी यही बोला था कि आप सीधा सीधा ये देखिए कि हम किस चीज को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पी में क्या ऐड करा है, A/V²। तो क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि P और A/V² की डायमेंशन सेम होगी? P इक्वल्स टू A/V²। फिर से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने P में A/V² को ऐड किया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या P और A/V² की डायमेंशन सेम होगी? यस और नो कमेंट करें। जिन्हें हम ऐड करते हैं उनकी डायमेंशन सेम होती है। चलिए, अब P है प्रेशर, P प्रेशर। अब प्रेशर तो मुझे याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया।
अब ये मत बोलना सर हमें तो फोर्स अपॉन एरिया भी याद नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान ही मालिक है तुम्हारा। ये तो हो गया मेरा फोर्स। वी मतलब वॉल्यूम, डिवाइडेड मतलब एरिया। तो मुझे समझ में आ रहा है एम, ये L2 था, ये L6 था, 7 था, दो कैंसिल हो गया, L5। एक बार जरा देख लीजिए, मुझे प्रेशर का फॉर्मूला याद नहीं था, तो मैंने प्रेशर को लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया MLT-2, एरिया हो गया L2, वी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हो गया L3, L3 का स्क्वायर कर दिया। सही कैलकुलेशन करने पर ये आंसर आ जाएगा। अब सर बी कैलकुलेट करो, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको पूरी इक्वेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो वी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने v में से b को माइनस किया है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि v और b की डायमेंशन इक्वल होगी? v में से हमने b को माइनस किया है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ v और b की डायमेंशन सेम होगी? v क्या है? वॉल्यूम। v क्या है यहाँ? वॉल्यूम। तो v इक्वल्स टू b, और वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में आर तो हमने कहीं कैलकुलेट ही नहीं किया था। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पूरे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं होती है, जो आपको कैलकुलेट करना होता है सिर्फ वो देखें। पहले पार्ट में आप देखेंगे कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, P में हम ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब P और ए स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल होगी। दूसरे पार्ट में हमने देखा V माइनस बी कर रहे हैं, तो V और B की डायमेंशन इक्वल होगी। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक बार देख लेता हूं कहीं कोई डाउट है क्या किसी को? गुंजन जी, फॉर्मूला तो आपको नेट की पेपर के लिए याद ही करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे और नीट का पेपर दे देंगे? तो ये गलत सोच है। 90% पेपर आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। वी वेलोसिटी नहीं होता, वी वॉल्यूम होता है। वैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाए तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एडीएफ में कहीं पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन है क्या? नहीं दिख रहा, बाद में देखूंगा कोई फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है क्या। चलिए आगे देखते हैं। नेहा जी, पूरा क्वेश्चन में वैसे ही 2 बार बता चुका हूँ, 2 बार बताने के लिए आप बोल रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए। 2 बार तो मैंने आपके बिना कहीं बता दिया, आप वीडियो को एक बार दोबारा सुनना। ठीक है। डिफरेंशिएशन के भी कुछ फॉर्म में हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास में कुछ रूल यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको डी पावर एन बाय अपॉन डी एक्स एन की डायमेंशनल फॉर्मूला, ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी आपको ब्रैकेट दिया मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स पावर एन। सर याद करने की कोई ट्रिक बताइए। तो ऊपर देखिए y एज इट इज आ गया, नीचे x पावर n है तो नीचे x पावर n आ गया। ऊपर y लिखा है तो हमने ऊपर भी y लिख दिया, नीचे x पावर n लिखा है तो नीचे भी x पावर n लिख दिया। इस चीज को एग्जांपल से समझिए। इसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ऊपर y है, नीचे x है। इसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ऊपर y है, नीचे एक्स स्क्वायर है। अभी एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। इसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ऊपर y है, नीचे एक्स क्यूब है। ये बात समझ में आई? कुछ स्टूडेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अपनी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। ये बता दिया था क्या मैंने? चलिए ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन करवा दिए क्या? यस, ये भी बता दिया था शायद मैंने, या मैं बता रहा था। चलिए, ये मैंने बता दिया था, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट होता है, ये बता दिया था। चलो इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है मेरे ख्याल से, यहां से मुझे बताना है।
चलिए, यहाँ पर आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई एक सिस्टम आपको एमकेएस में दिया हुआ है, उसे सीजीएस में बदलिए, या सीजीएस को दिया हुआ है न्यूमेरिकल में एमकेएस में बदलिए, या फिर ऐसा कुछ आ जाएगा कि जूल को अर्ग में बदलिए, न्यूटन को डाइन में बदलिए। मतलब कहने का मतलब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो मेरा यूनिट सिस्टम U1 मतलब M1 L1 T1, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू N1, इसे मुझे कन्वर्ट करना है U2 में M2 L2 T2 में। इस नए सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू मुझे बतानी है। ये मैं बोल सकता हूँ मेरा ओल्ड सिस्टम है, और नए वाला मैं बोल सकता हूँ न्यू सिस्टम है। जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मेरा ओल्ड सिस्टम है, जो मुझे कैलकुलेट करना है वो मेरा न्यू सिस्टम है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें आपको ऊपर ओल्ड सिस्टम नजर आएगा, और अगर फॉर्मूले को देखेंगे तो नीचे आपको न्यू सिस्टम नजर आएगा। ये इसकी ट्रिक है। जो आपको दिया हुआ है वो सब ऊपर आ जाएगा, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो सब नीचे आ जाएगा। जो आपको दिया हुआ है वो सब ऊपर आ जाएगा, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो सब नीचे आ जाएगा। पावर ए बी और सी कैसे पता चलेगी? वो फिजिकल क्वांटिटी से पता चलेगी कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद करो। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, ये लीजिए फॉर्मूला याद करो। ऊपर जो दिया हुआ है वो ओल्ड सिस्टम है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। एबीसी कैसे आता है? एबीसी आता है फिजिकल क्वांटिटी से। इसे समझते हैं। 1 न्यूटन, न्यूटन बोलता है कि मैं फोर्स हूं, वो फोर्स बोलता है कि मैं MLT-2 हूं। ये बात आई समझ में? न्यूटन बोलता है कि मैं फोर्स हूं, और फोर्स बोलता है कि मैं MLT-2 हूं। एम पे पावर होती है ए, मतलब 1, एल पावर बी मतलब 1, टी पावर सी मतलब -2। हमें क्या करना है? 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, एम एस आई को सीजीएस में बदलना है। तो जो दिया हुआ है वो मेरा 1 है, मुझे N2 कैलकुलेट करना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं हो। M1 अपॉन L2 पावर ए, L1 अपॉन L2 पावर बी, T1 अपॉन T2 पावर सी। हमें न्यूटन दिया है। न्यूटन का मतलब होता है जी मीटर सेकंड -2, और टाइम जिसमें मुझे बदलना है वो होता है सेंटीमीटर, सॉरी, वो होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। ये मुझे दिया हुआ है, ये मेरा ओल्ड है, इसमें मुझे बदलना है, ये मेरा न्यू है। सर आपने ये केजी मीटर सेकंड -2 कहाँ से लिखा? इसकी भी कोई ट्रिक बताइए। आप कैसे डायरेक्ट लिख देते हैं? तो मैंने वो यहाँ से लिखा, देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। तो M की जगह आ गया केजी, L की जगह आ गया मीटर, टाइम की जगह आ गया सेकंड। जब मैंने सीजीएस लिखा तो M की जगह आ गया ग्राम, L की जगह आ गया सेंटीमीटर, और T की जगह आ गया सेकंड। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। N2 इक्वल्स टू N1। देखो क्वेश्चन तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या? सॉल्यूशन। इससे पहली वाली बात सिर्फ उन स्टूडेंट को जिन्हें नहीं पता है। जो दिया हुआ है ओल्ड, जिसमें कन्वर्ट करना है, देखिए जरा, जो दिया हुआ था वो मैंने ऊपर कर दिया, केजी, एम और सेकंड। जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है वो नीचे आ गया, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। हमें पता है देने वाला ऊपर है, लेने वाला नीचे है। ये देने वाला ऊपर है, लेने वाला नीचे है। अब पावर ए बी सी हम कैसे डिसाइड करेंगे? एबीसी डिसाइड करने का तरीका होता है, ये मैंने ऊपर लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी MLT-2। तो ये 1, ये 1, और यहाँ पर पावर आपकी -2। जो फिजिकल क्वांटिटी मुझे दी हुई होगी उससे मुझे पावर पता चल जाएगी। अब सॉल्व कैसे करते हैं सर? तो ग्राम होता है 10 पावर 3, केजी होता है ग्राम पावर 1, मीटर होता है 10 पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर,
ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। 10 पावर 3, 10 पावर 2, आंसर कितना आ गया 10 पावर 5। और सीधा सीधा वैसे कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर n1 कैसे आ गया। तो ये देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, इसलिए n1 मेरा 1 आ गया। हमें 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना होता तो n1 मेरा 10 हो जाता। यहाँ पर हम देखें फोर्स है, फोर्स मतलब MLT-2, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू -2 हो गई। जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर न्यूटन दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है केजी मीटर सेकंड, जिसमें कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। केजी को मैंने लिखा 10 पावर 3 ग्राम, मीटर को मैंने लिखा 10 पावर 2 सेंटीमीटर, ग्राम को कैंसिल किया, सेंटीमीटर को कैंसिल कर दिया। जरा डाउट देख लेता हूँ, वीडियो नहीं है क्या? अच्छा वीडियो नहीं है, लीजिए। सेकंड का पावर कहाँ गया? ये आज पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ये स्लाइड क्यों चली जाती है। सेकंड की पावर कहाँ गया बेटा? सेकंड अपॉन सेकंड था, वो कैंसिल हो गया। 1 पे पावर -2 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। सेकंड सेकंड आपस में कैंसिल हो गया है, इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। बिल्कुल आर्यन जी, आप सही बात बोल रहे हैं। चलिए, ये दो क्वेश्चन एक जैसे कैसे हो गए? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेना था, लीजिए जरा, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये न्यूटन नहीं है, जूल है। इसको आपको कन्वर्ट करना है अर्ग में। 20 सेकंड है आपके पास। 1 न्यूटन को अर्ग में कन्वर्ट कीजिए। 1 न्यूटन को अर्ग में कन्वर्ट कीजिए। सीमा जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। वैसे सब स्टूडेंट को ये आंसर याद होने चाहिए। यहाँ पर हम हमारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। अर्ग क्या है? अर्ग होता है वर्ग की सीजीएस यूनिट। जूल और अर्ग ये बोल रहे हैं कि मैं वर्क हूं, ये दोनों वर्क की यूनिट होती हैं, जो होता है ML/T-2। इसका मतलब A1 है, B2 है और C-2 है। ओल्ड कौन है मेरा? जूल। जूल कौन है मेरा? ओल्ड सिस्टम। जूल का मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। मुझे कन्वर्ट किस में करना है? अर्ग में। जो मेरा न्यू सिस्टम है ये है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। फॉर्मूला लगा देते हैं 1। देखो मैं तो ऐसे करता हूँ, मुझे तो ऐसा सही लगता है। क्या दिया हुआ है? इसमें कन्वर्ट करना है, पावर कितनी है? ये तो कैंसिल ही हो गए, सेकंड अपॉन सेकंड। केजी मतलब 10 पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर मतलब 10 पावर 2 सेंटीमीटर। पावर 2 है, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, सेकंड सेकंड मैंने कैंसिल ही कर दिया था। 10 पावर 3, 10 पावर 2 पर स्क्वायर, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 7 एंड 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्ग। ये काफी स्टूडेंट को याद भी है और याद होना भी चाहिए। अर्ग होती है सीजीएस यूनिट। मैक्सिमम स्टूडेंट सही देर बताओ दे रहे हैं। किसी को कहीं डाउट है तो देख लीजिए आप एक बार।
शशि जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। सर कोई शॉर्ट मेथड भी है क्या ऐसे क्वेश्चन का? शॉर्ट मेथड भी होता है, कैसे होता है? जैसे ये देखिए 0.5 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.5 ग्राम को मैंने लिख दिया 10⁻³ kg, सेंटीमीटर को लिख दिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। 0.5 ऊपर है 10⁻³ kg, नीचे हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर। 0.5 10⁻³ 10⁻⁴ को ऊपर ले जाता हूँ, +4 हो जाएगा kg अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.5 × 10, मतलब हो गया 5 kg पर मीटर स्क्वायर। ये आपका 9th-10th क्लास का मेथड है। इसमें मैंने N1 N2 वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। आप चाहो तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ग्राम को मैंने लिख दिया 10⁻³ kg। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में हो सकता है कि कैसे आया, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ kg होता है और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर होता है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ये प्रोसेस ऐसी है, बिल्कुल यही वाला प्रोसेस ज्यादा इजी होता है। N1 N2 से आप करोगे ना तो एग्जाम में टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये मेथड भी एक आपको बता दिया। ये हमारा ट्रेडिशनल 9th-10th वाला मेथड है। अब इसी में एक नई वेराइटी का क्वेश्चन, इसमें तो वो आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फॉर्मूला, ये मेथड ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 1 जूल ओल्ड सिस्टम, 1 जूल ओल्ड सिस्टम। जूल कहता है कि मैं वर्क हूं, मतलब मैं Ml2T-2 हूं। यहां से ABC पता चल जाएगा। और ये वाला मेरा न्यू सिस्टम है जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को समझे तो क्या था कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें हम 1 जूल यूज करते हैं, एक नया सिस्टम हमने बना दिया, एक इमेजनरी सिस्टम। इमेजनरी सिस्टम जिसमें मास की यूनिट है 100 ग्राम, जिसमें लेंथ की यूनिट है 20 मीटर, जिसमें टाइम है 10 सेकेंड। तो ये 1 जूल किसके इक्वल होगा? तो ये वाले फॉर्म क्वेश्चन ऐसे करते हैं, देखना जरा। N1 1 दिया है, ऊपर आता है ओल्ड सिस्टम, ओल्ड मतलब जूल, नीचे आता है नया सिस्टम। नए सिस्टम में मास आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। नए सिस्टम में लेंथ आपको दी हुई है 20 मीटर। नए सिस्टम में दिया हुआ है 10 सेकेंड। वर्क से मुझे पता चल गया ये 1 है, ये 2 है, ये -2 है। देखिए जरा, ऊपर आता है ओल्ड सिस्टम, नीचे आता है न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम इन्होंने कहा था जूल, मतलब केजी मीटर सेकेंड। नए सिस्टम में मास है 100 ग्राम, तो मैंने डिवाइड 100 ग्राम कर दिया। नए सिस्टम में लेंथ है 20 मीटर, तो मैंने L2 की जगह 20 मीटर कर दिया। नए सिस्टम में टाइम है आपका 10 सेकेंड, तो नीचे मैंने कर दिया 10 सेकेंड। क्योंकि ये हमें जूल दिया हुआ है, तो जूल की डायमेंशन से मुझे मिल गया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू -2। सॉल्व करें। अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे आ गया, मैथ्स आप करें। स्क्रीन पर आ रहा है, बाकी सारे स्टूडेंट को आपको दिखाई नहीं दे रहा है तुषार जी? बाकी सब स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है, बाकी स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं। वो बात अलग है कि सब गलत गलत दे रहे हैं। तो ये इतनी टफ कैलकुलेशन भी आएगी क्या? हमारे ऊपर मीटर था तो यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सर ये इतनी टफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? इसमें भी सेकेंड ही था तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां सेम नहीं है वहां कन्वर्ट करेंगे। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचा 1000।
मीटर से मीटर कैंसिल, लेकिन स्क्वायर है। सेकंड से सेकंड 1/10 है, -2 है, तो -2 की वजह से मैं ऊपर ले गया। कुछ स्टूडेंट को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगी। मुझे भी लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गई है क्या। हाँ, 100 ग्राम था यहाँ पर, 2 जीरो भी कैंसिल होंगी। एक बार कैलकुलेशन फिर देख ले, मुझे पता है नहीं समझ में आई होगी। ऊपर केजी था, नीचे ग्राम था, दोनों अलग अलग हैं, सेम करना जरूरी है, तो मैंने केजी की जगह कर दिया 1000 ग्राम। दूसरे वाले में ऊपर भी मीटर था, नीचे भी मीटर था, कोई जरूरत नहीं है। तीसरे वाले में ऊपर भी सेकंड था, नीचे भी सेकंड था, कोई जरूरत नहीं है। पहले वाले में ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गई, 10 बचा। दूसरे वाले में मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1/20, लेकिन ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा। तीसरे वाले में 1/10 पे पावर -2 है, -2 के लिए मैं 10 को ऊपर ले गया और 2 है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10/4 या 5/2 या फिर 2.5, ये मेरे n2 की वैल्यू आ गई। अर्ग में नहीं आया आंसर, ये मेरा आंसर है। लगभग सबका सही आ रहा है। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी अलग वैरायटी, दो अलग अलग वैरायटी तो मैंने ये बता दिया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, यहाँ पर यूनिट नहीं होती है, न्यूमेरिक वैल्यू बतानी होती है। n2 बताना है, n2 को न्यूमेरिक वैल्यू बोला जाता है। ये क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ईच आर इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। मतलब जो मेरा m था उसे मैंने 4 टाइम्स कर दिया, और वेलोसिटी को भी मैंने 4 टाइम्स कर दिया। देन द यूनिट ऑफ मोमेंटम इंक्रीज बाय। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो क्या मैं मोमेंटम को m इंटू वी लिख सकता हूँ? बहुत अच्छा आंसर भी आ गया। मोमेंटम को m इंटू वी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में कहा मास 4 टाइम्स, बहुत बढ़िया आंसर आ गया स्टूडेंट का। वी भी 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो गए। इसका मतलब मोमेंटम कितना टाइम्स हो जाएगा? 100 टाइम्स, 16 टाइम्स जाएगा। मास भी 4 टाइम्स, वी भी 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर हमें बताना है यूनिट ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर हमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बताना है, ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें यूनिट बताना है, तो यूनिट के लिए मैंने फॉर्मूला देख लिया, तो फॉर्मूले में देख लिया कौन कितने टाइम्स हो रहा है। भाभी जी आप मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी पूछा है, यूनिट पूछा है। अगली वैरायटी देखते हैं। In the given relation, terms of both the side have the same dimension, then the relation is dimensionally correct. अरे वाह, आप तो बहुत पीछे चल रहे हैं फिजिक्स हिंदी वालों से। हिंदी वालों को तो ये चीज मैंने लास्ट तक आज पढ़ाई है। आज मतलब हिंदी वालों का हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, इतना पीछे है आप लोग। कीर्ति जी आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुका हूँ, आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपको एक ही चीज 10 बार नहीं बोलूंगा। कोई भी फॉर्मूला हमें डायमेंशनली चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। आप बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, क्या केजी इक्वल्स टू मीटर आ रहा है तो वह सही है या गलत है? अगर केजी इक्वल्स टू मीटर आ रहा है तो वो सही है या गलत है? रॉन्ग। अगर केजी इक्वल्स टू केजी आया तो राइट और करेक्ट और रॉन्ग? केजी इक्वल्स टू केजी आया तो राइट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर इक्वल के राइट और लेफ्ट में सेम डायमेंशन है, अगर इक्वल के राइट और लेफ्ट में सेम डायमेंशन है तो हम बोलेंगे फॉर्मूला करेक्ट है। डिफरेंट है तो हम बोलेंगे फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अगर दोनों तरफ डायमेंशन सेम है तो हम बोलेंगे फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये बात आई समझ में? अगर दोनों तरफ इक्वल है तो देखो ये क्वेश्चन है, मुझे चेक करना है डायमेंशनली करेक्टनेस। जिन स्टूडेंट को पता है कर सकते हैं। ये है यहाँ पर प्रेशर, रो है यहाँ पर डेंसिटी, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच है हाइट।
सबकी डायमेंशन पुट कर दीजिए, राइट लेफ्ट को चेक कीजिए इक्वल है या नहीं है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी ml-3, जी होता है LT-2 और H होता है L। दोनों तरफ आ गई, इसका मतलब करेक्ट है। आपको एक्सरसाइज 1 में 4 फॉर्मूले दिए होंगे, उस आपसे पूछा जाएगा कौन डायमेंशनली करेक्ट है कौन नहीं है। ये मेथड होता है, दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर दीजिए, इक्वल आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं आ रहा है तो नॉट करेक्ट। बात आ गई समझ में? करिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3mv²। m मास है, v स्पीड है। m मास है, v स्पीड है, डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करनी है। m मास है, v स्पीड है। देखते हैं जरा काइनेटिक एनर्जी। 3 डायमेंशनलेस, v स्पीड, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ इक्वल आ गई। डायमेंशनली करेक्ट, दोनों तरफ डायमेंशनल सेम है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब एक चीज बताइए, आपने बचपन से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ½ mv², लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 3mv²। मुझे कमेंट करें फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं है। फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं है? नहीं है। क्या फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? क्या फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी? कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक, चलिए अगले एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमें क्या करना होता है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताना है। If independent quantities are known, then relation among the physical quantity using the principle of homogeneity। ये होता क्या है ऐसा समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, पोजीशन x of a particle depends on acceleration and time, find its relation। मतलब आपको x को a और t की टर्म में बताना है, पोजीशन को आपको एक्सीलरेशन और टाइम की टर्म में बताना है। पोजीशन को आपको एक्सीलरेशन और टाइम की टर्म में बताना है। फर्स्ट स्टेप ये होती है, आप ऐसे लिख दीजिए। सेकंड स्टेप, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के a पे पावर x, t पे पावर y, कोई तीसरा होता है हम कर देते हैं। अब आप बोलेंगे दो चीजें, ये k क्या है? तो ये k है एक डायमेंशनलेस टर्म। फॉर्मूलों में स्टार्टिंग में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आती है, जैसे ½ mv², तो वहां न्यूमेरिक वैल्यू हो गई ½ f इक्वल्स टू हो गया हमारा हमें, तो वहां न्यूमेरिक वैल्यू हो गई 1। तो आगे जो भी कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। सर आपने पावर x और y क्यों करी? तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला ये भी हो सकता है, फॉर्मूला ये भी हो सकता है, फॉर्मूला ये भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है बिना किसी कैलकुलेशन के? नहीं पता। इसलिए हम क्या करते हैं, ये x और y पुट कर देते हैं लास्ट। हमें ये x और y की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब एक्चुअल पावर कितना। उसका मेथड क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ हम डायमेंशन पुट कर देते हैं। x है लेंथ, a है LT-1 सॉरी 2, एक्सीलरेशन है तो 2 आएगा पावर x, t है टाइम पावर y। लगभग सबका आंसर आ चुका है मेरे अलावा।
मैं कुछ स्टूडेंट को समझा भी रहा हूँ। एल पे पावर हो गई x और t की अगर हम पावर देखें तो -2x + y। फोर्थ स्टेप, पावर को कंपेयर कर लीजिए जो सबसे इजी हो। जैसे L सबसे इजी है, x = 1 आ गया। राइट साइड में पावर x है, लेफ्ट साइड में पावर 1 है, तो x = 1 आ गया। अब t को कंपेयर कर लेते हैं। -2x + y 0 है, इसका मतलब y = 2x हो गया। लेकिन x हमने 1 कैलकुलेट कर लिया था, तो y हमारा 2 आ गया। तो फाइनली हम बोल सकते हैं x = k, a पावर x मतलब 1 और t पावर 2 मतलब x = हमारा रिलेशन है। इसमें एक प्रॉब्लम है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट के। इस के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इस के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। एक बार दोबारा से देखें, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना है क्या कैलकुलेट करना है। हमें एक्स कैलकुलेट करना है, इसकी टर्म में, एक्सीलरेशन और टाइम की टर्म में। तो फर्स्ट स्टेप मैंने ये लिख दी, x प्रोपोर्शनल टू a इंटू टी। अगर कोई और भी होता तो वो भी आ जाता। फिर इक्वल साइन लगाएंगे कि एक कांस्टेंट आ जाएगा डायमेंशनलेस, e पे पावर कर दी x, t पे पावर कर दी y, और कोई होता पावर z कर देते। अब दोनों तरफ हम डायमेंशन पुट कर देंगे, l को अलग कर देंगे, t को अलग कर देंगे। एक्सीलरेशन की डायमेंशन है lt -2, टाइम की जगह आ गया t। अगर हम l पे देखें तो l पे टोटल पावर हुई x, t पर टोटल पावर हुई -2x + y। नेक्स्ट स्टेप में दोनों में कंपैरिजन करेंगे। पहले l की पावर का कंपैरिजन करा, राइट में x है, लेफ्ट में 1 है, तो x = 1। t की पावर को देखें तो राइट -2x + y है, और लेफ्ट में तो है ही नहीं मतलब 0। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई 2। x और y दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। एक बार मैं डाउट देख लेता हूँ। सर गलत हो गया, कहाँ हो गया गलत? फोर्थ स्टेप देखें, हमने क्या करा, L और T को कंपेयर करा है। L पे पावर राइट में x है, लेफ्ट में 1 है, तो x = 1 हो गया। T पे पावर राइट में है -2x + 1, लेफ्ट में t है ही नहीं मतलब 0 हो गया। तो y = 2x हो गया, x 1 है तो मुझे 2 मिल गया। अगर कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट है तो फॉर्मूला हमेशा करेक्ट होगा। अगर कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट है तो वो फॉर्मूला हमेशा करेक्ट होगा। एल पर डायमेंशन 0 है। कैसे एल पे डायमेंशन 0 है, लो देखो ध्यान से। आप देख ही नहीं पा रहे हो कौन है ये एल पे डायमेंशन 0 है। आपको पावर देखना ही नहीं आता, एल पे डायमेंशन 0 है। देखिए जरा सिद्धार्थ जी, लेफ्ट साइड में एल पे 0 है या 1 है? 7th 8th क्लास वाली मैथ्स नहीं आती आप लोगों को? एल पे पावर 0 है। इसी क्वेश्चन को मतलब इसी पैटर्न का एक दूसरा तरीका भी होता है। क्या होता है एक दूसरा मेथड, उस चीज को समझिए। यहाँ पर देखिए जरा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। तो अगर मैं कहूँ फिजिकल क्वांटिटी एम एल और टी है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ। इसका मतलब है एफ को आपको एल, इसका मतलब है एफ को आपको एम एल और टी की टर्म में लिखना है। अगर मैं आपसे कहूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एम एल और टी है, देन कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि फोर्स को आपको
एम, एल और टी की टर्म में लिखना है। ये बात क्लियर है या नहीं है? अगर आपसे कहा जाए एमएलटी फंडामेंटल है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो आप फोर्स को एमएलटी की टर्म में लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का मतलब होता है फंडामेंटल की टर्म में लिखना। अब मैं आपसे कह रहा हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर ए, बी एंड सी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब आप फोर्स को किसकी टर्म में लिखोगे? अब आप फोर्स को किसकी टर्म में लिखोगे? मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया हाइपोथेटिकल कि फंडामेंटल एबीसी है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स को आप किसकी टर्म में लिखोगे? एबीसी। ये बात आई समझ में? मैंने कहा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पी क्यू आर है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क को आप किसके टर्म में लिखेंगे? वर्क को आप किसके टर्म में लिखेंगे? पी क्यू आर। गॉट माय पॉइंट? मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में फंडामेंटल पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी कहा है, डायमेंशन हमें उसी के टर्म में लिखनी होती है। लिखते कैसे? जो हमारा पुराना मेथड था। सर बात तो समझ में आई, क्वेश्चन कैसे आएगा? ये लीजिए पढ़िए जरा। हैप्पी जी आप सुन रहे हैं, सोच नहीं रहे, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, आप तक चैट बॉक्स में कुछ भी जवाब नहीं दिया था, इसलिए आपको हैप्पी जी समझ में नहीं आ रहा। इसमें आप मुझे पहले पढ़ के बताइए क्या बताना है, कैलकुलेट क्या करना है, या वन बाय वन बात करते हैं? क्वेश्चन में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या का है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन है? पढ़िए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन है? अब जब मैं पूछ रहा हूं तो हैप्पी जी जवाब दे नहीं रहे, फिर हैप्पी जी बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हैप्पी जी कुछ सोचना तो चाहते नहीं, बस हैप्पी रहना चाहते हैं। अभी तक हैप्पी जी का कोई जवाब नहीं आया, फिर हैप्पी जी बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा। इसमें फंडामेंटल कौन है? WAOT। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है? एल। एल कैलकुलेट करना है या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल। अब बताइए, अब मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज WAT है, लेंथ की डायमेंशन लिखनी है, मतलब आपको लेंथ को किसकी टर्म में लिखना है? लेंथ को किसकी टर्म में लिखना है? लेंथ को आपको लिखना है WA और T की टर्म में। ये बात कह रहा था मैं आपसे, कौन? हैप्पी जी। जो भी फंडामेंटल है उसकी टर्म में लिखना होता है। अब लिखने का तरीका क्या होता है? वही पुराना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोले, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोले। क्वेश्चन समझ में आने लग गया? अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व वही पुराना तरीका जो मैं पहले करता था। L इक्वल्स टू के W पावर X A पावर Y T पावर Z। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये तो L है, W होता है L2 T-2 पावर X, एक्सेलरेशन पावर Y, T मतलब टाइम पावर Z। फिर से देख लें, W होता है हमारा ML2T-2, A होता है हमारा LT-2 और T होता है हमारा T। ये कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस होता है हमेशा। दोनों तरफ डायमेंशन सेपरेट कर लेते हैं। मिस्टेक होने के चांसेस इसी स्टेप में होते हैं। ये वाली स्टेप आपको ध्यान से लिखनी होती है। पहले आया 2x, सेकंड में देखूंगा तो आया टी में आया -2x, प्लस में आया z। एक बार फिर से देख लें, m पे पावर सिर्फ x है, l पर अगर हम देखेंगे तो पहले 2x आ रहा है, बाद में y आ रहा है। t पे हम देखेंगे तो पहले -2x आ रहा है, लास्ट में z आ रहा है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन, कंपैरिजन में जो आपको सबसे इजी लग रहा हो वही पहले करें। ऐसा नहीं होता कि पहले m करना होता है, पहले l करना होता है, फिर
आपको लगे जो डायरेक्ट मिल रहा है वो पहले देख लें। जैसे m, लेफ्ट में x है, राइट, हाँ, राइट में x लेफ्ट में है ही नहीं, 0 आ गया। लेफ्ट में x है, राइट में है ही नहीं, l। x की वैल्यू पुट कर देता हूं, मतलब y हो गया 1। z को t को कंपेयर करते हैं, -2x प्लस z, लेकिन लेफ्ट में तो है ही नहीं, मतलब 0। तो z बराबर 2x, x कितना आया था 0, कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, यहाँ y आएगा। देखो मुझसे भी हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। यहाँ y आएगा, यहाँ पर y आएगा, z इक्वल टू 2y, y कितना है 1, कितना आ गया ये 2। तो क्या था पूछा, l इक्वल टू k, w पावर x, a पावर y, और तीसरा कौन था, t पावर z, z मतलब, और हमसे डायमेंशन पूछा है, क्योंकि k हमारा डायमेंशन लेस होता है तो हम यहाँ से k को हटा देंगे। जब हमसे डायमेंशन पूछा जाएगा तो हम k को हटा देंगे। एक बार पूरा दोबारा देखते हैं। पहले मैंने लिख दिया, हमें l को w, a और t की टर्म में लिखना है, तो w पावर x, a पावर y, t पावर z, ये डायमेंशन लेस है। दोनों तरफ मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया। लेफ्ट में l है, राइट में w की जगह m l टू t माइनस 2 पावर x, a की जगह l t माइनस 2 पावर y, t की जगह t पावर z, n पे पावर x है, l पर पावर 2x प्लस y है, और z पे पावर माइनस की 2x प्लस z है। हमने कंपेयर करा, कंपेयर में जो आपको लगे जो सबसे इजी मिल रहा है वो पहले देख लो। जैसे हमने m को देख लिया, तो लेफ्ट राइट में तो x है और राइट में लेफ्ट में है ही नहीं, मतलब x इक्वल टू 0। l की पावर को कंपेयर करा तो 2x प्लस 1 तो राइट में है, लेफ्ट में 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी। t को देखा तो राइट -2y प्लस z है, लेफ्ट में है ही नहीं तो 0। x y z तीनों का मान मिल गया, वैल्यू मिल गई, तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन जब हम लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो l को k को हटा देंगे। सर गलत है, एक बार मैं देख लेता हूँ, -2y प्लस z, कहाँ गलत है, राइट है, t गलत है, राइट है, रॉन्ग है। कहीं नहीं यार, सही है गलत है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन चल रही, t पर पावर गलत है। t पर पावर अगर मैं देखूं तो -2y प्लस z है, बिल्कुल सही है, आपका गलत है। इतना फास्ट चल रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वन बाय वन बात करते हैं, वन बाय वन। एम पे पावर, स्टॉप 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 स्टॉप, इतनी फास्ट चैटिंग चल रही है, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। z इक्वल्स टू 2, और z इक्वल्स टू 2 ही तो लिखा है मैंने, ये आपको z जैसा लग रहा होगा लेकिन ये 2 है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, इतनी फास्ट चैटिंग चल रही है। एक बार सब चैटिंग रोक दीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, सब चैटिंग रोक दीजिए। राइट राइट, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके 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 ओके। टी पर पावर आएगी -2x -2y प्लस z,
-2x -2y प्लस जेड। -2x -2y प्लस जेड। तो यहां से मुझे मिला z इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, x है 0, y है 1, तो z मुझे मिल गया 2। आंसर तो मेरा सही है। अब ओके, देखो यही तो सर का कमाल है, कैलकुलेशन गलत हो फिर भी आंसर सही आता है। सर का कमाल देखा, कैलकुलेशन गलत है फिर भी आंसर सही लिया है। तो यही तो बात है हमारी। चलिए, हो जाती है मिस्टेक, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो, लास्ट जो मैंने आपको कहा था बीच में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आए थे, वो मैंने लास्ट में सारे पॉइंट एक साथ लिख दिए हैं। पहले सेकंड पॉइंट पढ़ो, पहले सेकंड पॉइंट पढ़े। सेकंड पॉइंट का मतलब है कि ये जो मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनमें प्लस माइनस आता है वो यहाँ पर नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से समझिए दूसरे पॉइंट को। मैं कहूँ s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या मैं बोल सकता हूँ s डिपेंड्स ऑन u, t एंड a? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ s डिपेंड्स ऑन u, t एंड a? अब ये मेथड कहता है कि इसे ऐसे लिखो, जो हमने मेथड पढ़ा वो कहता है इसे ऐसे लिखो। अब सोचो, जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन क्या किसी भी तरीके से ये जो बीच में प्लस साइन है, ये प्लस साइन आने का कोई भी रास्ता है मेरे पास? नहीं है। तो ऐसे वाले मेथड फॉर्मूले हम यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते जिनमें प्लस माइनस आ जाता है। या मैं बोलूं v इक्वल्स टू यू प्लस 80, मैं आपसे बोलूं v इक्वल्स टू यू प्लस 80, क्या हम हमारे मेथड से ड्राइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको क्या होगा, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़े, जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़े। In mechanics, the formula for a physical quantity depends on more than 3 physical quantities cannot be derived. In mechanics, फिर पढ़ लें, in mechanics, the formula for physical quantity depending on more than 3 physical quantities cannot be derived. सर नहीं आई बात समझ में? ये कहना चाहता है कि फिजिकल क्वांटिटी ए जो 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर रही है, हम ड्राइव नहीं कर सकते। ए बी सी डी ई 4 पे डिपेंड कर रहा है, ये मेथड कह रहा है ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर इसे मैं ऐसे लिख दूंगा जैसा आपने पढ़ाया। अब ई भी आ गया, डब्ल्यू आ गया, फिर मैं क्या करूंगा सर, दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर दूंगा। सर जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा मैं करता जा रहा हूँ, कैसे आंसर नहीं आएगा? फिर मैं क्या करूंगा, m की पावर को कंपेयर करूंगा इक्वेशन 1, l पावर कंपेयर करूंगा इक्वेशन 2, t पावर कंपेयर करूंगा इक्वेशन 3। अब क्या समस्या आएगी आपको? आप वेरिएबल कितने हैं? आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं? सर 4। आपके पास इक्वेशन कितनी है? सर 3। सर एक इक्वेशन और बना सकते हैं, टेम्परेचर को कंपेयर कर लो, करंट को कंपेयर कर लो। तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैकेनिक्स, एक वर्ड लिखा हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है वो फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ एम एल ओ टी आता है। मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एम एल ओ टी आता है। तो आपके पास में एम एल ओ टी को कंपेयर करने पर इक्वेशन कितनी बनेंगी? 3। वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास में? 4।
तो मैथ्स कहता है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ्स कहता है कि n वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए n इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर आपके 4 वेरिएबल है, उन्हें सॉल्व करने के लिए मिनिमम 4 इक्वेशन चाहिए। लेकिन जब आप m, l और t को कंपेयर करोगे तो वहां पर आपको सिर्फ 3 इक्वेशन मिलेंगी, इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैकेनिक्स से MLT आएंगे, सिर्फ 3 इक्वेशन होंगी, लेकिन वेरिएबल्स आपके पास 4 आ जाएंगे, तो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात आ गई समझ में? ये स्क्रीन क्यों गायब हो जाती है बार बार, ये समझ में मुझे नहीं आया। आपको फिजिक्स तो समझ में आ रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। इसके बाद में क्लास के बाद रिसर्च करूंगा। चलिए थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। थर्ड पॉइंट पढ़िए। थर्ड पॉइंट कह रहा है जिन फॉर्मूलों में एक्सपोनेंशियल मतलब ई होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन एक्स कॉस एक्स होंगे, लॉग एक्स होगा, वो फॉर्मूले ड्राइव नहीं किए जा सकते हैं। क्यों ड्राइव नहीं किए जाते? क्योंकि ये क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती है, ये हमें फॉर्मूले से इनका आंसर नहीं मिल पाता। अगर किसी फॉर्मूले में डायमेंशन लेस टर्म आ रही है तो वो हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो फरदीन जी। फोर्थ मैंने बता ही दिया है, प्लस माइनस वाले सॉल्व नहीं होते। फिफ्थ में आ जाइए। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के होता है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये मेथड हमें ये नहीं बताता है कि के की वैल्यू कितनी है। 6 पढ़िए। 6 पढ़िए। Dimensions are given. Physical quantity may not be unique as many physical quantities have same dimensions. सर थोड़ा सा समझाइए। ML2T-2 डायमेंशन मैंने दे दी, आप बताइए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? एक स्टूडेंट कह सकता है सर वर्क है, तो कोई कह सकता है पोटेंशियल एनर्जी है, तो कोई कह सकता है काइनेटिक एनर्जी है, तो कोई कह सकता है टॉर्क है। बात समझ रहे हैं आप? अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप ये नहीं बता सकते श्योरली कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, 7th पॉइंट पढ़िए। 7th पॉइंट पढ़िए। डायमेंशन हमें ये नहीं बताती है कि क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर। एग्जांपल से बताइए सर। LT-1 स्पीड भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकता है। स्पीड बोलूंगा तो स्केलर, वेलोसिटी बोलूंगा तो वेक्टर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि डायमेंशन LT-1 है, क्या आपको पता चल रहा है ये वेक्टर है या स्केलर है? अगर मैंने आपसे कहा डायमेंशन LT-1 है तो आपको पता चल रहा है कि ये वेक्टर है या स्केलर है? नहीं है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन होती है। क्लास के बाद एक बार ये लिमिटेशन और पढ़ लेना, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। आपका जो परसों टेस्ट है उसका टेस्ट सिलेबस यहीं तक है, यूनिट डायमेंशन पूरा नहीं है, क्योंकि हम जो कल पढ़ेंगे उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और मैंने कल वाली चीज आपके पेपर में नहीं डाली है, पेपर में सिर्फ मैं आज तक का डाल रहा हूँ ताकि आप उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें और पेपर ढंग से कर लें। जो चीज मैं कल पढ़ा था उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए कल वाली चीज आपके पेपर में नहीं डालूंगा। हिंदी वालों में भी मैं यहीं तक दे रहा हूँ, हिंदी वाले आगे पढ़ चुके हैं, उन्हें भी मैं पेपर में नहीं दे रहा हूँ, दोनों को मैं यहीं तक दे रहा हूँ। यूनिट डायमेंशन में आपके यहीं तक आएगा बस। आगे वाली चीज हम आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे वाली चीज आपके पेपर में नहीं है। फिर ये स्क्रीन चली गई। मुझे लगता है शिव टाइम आउट वाली प्रॉब्लम है, इसमें देखना पड़ेगा मुझे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीन मेरे को दिखाई दे रही होंगी। अगले पार्ट की तरफ आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आएगा क्या? जब मैंने आपसे बोला कि हमारा टेस्ट सिलेबस यहाँ तक है तो इसके आगे वाली चीज कैसे आएगी? बच्चों वाली बातें पूछते हो,
चलिए इसे देखते हैं। सिग्निफिकेंट होता क्या है, ये थोड़ा मैथ्स का और फिजिक्स का मिला जुला पार्ट है। एक बार ये पढ़ लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर में तीन चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड होता है, उसकी यूनिट होती है, एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स अनसर्टेनिटी। ये सर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। थर्ड पॉइंट समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्केल बनाता हूँ। टू के बाद 1 2 3 4 5 6 8 9 और फिर ये 3 आएगा। स्केल है। अब मैंने क्या कहा, एक वायर लिया, आपसे कहा कि इस वायर को मेजर करना है। ये ऐसे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वायर स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, लेकिन जो वायर का लास्ट पॉइंट है वो अगर आप देख पा रहे हो तो वो 5 और 6 के बीच में है। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो कमेंट करें, देख पा रहे हो तो। जो वायर का लास्ट वाला पॉइंट है वो 5 और 6 के बीच में एंड हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है वो नहीं पता। अब लैब में सपोज करो, फिजिक्स की लैब में कुछ स्टूडेंट ये मेजरमेंट कर रहे थे। अब बताइए, मैंने वन स्टूडेंट से पूछा कि इस वायर की लेंथ क्या है, तो आप लैब में क्या कमेंट करेंगे, आप क्या आंसर देंगे? ये देख लीजिए जरा, आप क्या आंसर लिखेंगे। लैब में सपोज कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस वायर की आपको लेंथ लिखनी है। जो जवाब मुझे आ रहे हैं वो मैं देखता लग जाता हूँ। एक स्टूडेंट कह रहा है सर 2.55, एक ने कहा 2.6, एक ने कहा 2.5, एक ने कहा 2.56, L3 L4। एक लास्ट ले लेता हूं मैं, एक है 2.54। अब इसमें देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ वायर 2.5 से ज्यादा होगा? यस और नो करें। वायर की लेंथ 2.5 से ज्यादा होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वायर की लेंथ 2.6 से कम होगी? वायर की लेंथ 2.6 से कम होगी? तो क्लास के दो नालायक स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में दो नालायक स्टूडेंट हैं, उनकी रीडिंग तो मैं काट देता हूँ पहले। ये लो, ये रीडिंग तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लैब असिस्टेंट आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। ये पॉइंट क्लियर है। ये दो रीडिंग तो मैं मानूंगा ही नहीं। 2.5 भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा, 2.6 भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अब हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई स्टूडेंट कह देगा सर ये मिड में है तो 5.5 मान लो, कुछ कह रहा है कि मिड से ज्यादा है तो 5.7 मान लो, कुछ कह रहा है मिड से कम है तो 5.3 मान लो। तो ये क्या, रीडिंग में हमारी एरर आ गई। हम यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे कि हमारी सही रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर अब रोल किसका आता है? सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे डिजिट होते हैं जिनके बारे में हम श्योर होते हैं, जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर डेफिनेटली ये तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर एक बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो मेजरमेंट में वो डिजिट होते हैं जिनके बारे में हम फुली सेटिस्फाइड होते हैं, फुली कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर ये तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस टू के बारे में बताइए, क्या आप इस टू के बारे में श्योर हैं क्या ये आएगा ही आएगा? क्या इस टू के बारे में श्योर हैं क्या आएगा ही आएगा? यस। तो ये मेरा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये टू। आगे वाले की बात करें जो इसके बाद वाला 5 आ रहा है, क्या आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं क्या ये आएगा ही आएगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो ये भी मेरा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अब इस लास्ट वाले की बात करते हैं। क्या इस लास्ट वाले के बारे में सब बच्चे कॉन्फिडेंट हैं क्या, श्योर हैं क्या, सर पक्का आएगा ही आएगा? नहीं है। तो ये वाला हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी मेजरमेंट में जिन फिगर के बारे में
आप कॉन्फिडेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, जिनके बारे में आप डाउटफुल होते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। बात आ गई समझ में? बात आई गई क्या समझ में? बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई ना, ये फिर स्क्रीन चली गई। ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये बात बताइए एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, कि फिजिक्स की लैब में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहां पर सिग्निफिकेंट को कैसे देखा जाता है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो फिजिक्स की लैब के एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हमें तो क्या होगा, एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर में बोल दिया जाएगा कि सिग्निफिकेंट क्या होता है। हमें एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर में पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो वहां पर कुछ रूल होते हैं, वो रूल हमें एज इट इज याद करने हैं। रूल कैसे आए हमें कोई मतलब नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एज इट इज याद करना है, रूल की प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए देखिए, पढ़िए जरा फर्स्ट लाइन। कहना वही चाहता है कि स्टार्टिंग के जो हमें श्योर होते हैं उन नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने एक लेंथ मेजर करी, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और एक कह रहा है ये। बताइए किसने ज्यादा एक्यूरेसी से चेक करी, किसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, फर्स्ट या सेकंड? किसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, सेकंड वाले का। सेकंड वाला देखो जैसे मर के 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट तक हमें बता रहा है, 6 डिजिट तक बता रहा है। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। सिग्निफिकेंट फिगर एक तरीके से क्या बता रहा है, एक्यूरेसी को, कितने डिजिट हम के बारे में हम श्योर है। नहीं, रोबोट नहीं कर सकता, हम भी करेंगे। देखिए जरा पहला रूल पढ़िए जरा, आपको सीधे सीधे ये रूल याद करने होते हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। All the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant. जो भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सब हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल 1936, और यहाँ पर हम देखें तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। बात आई क्या समझ में? बात समझ में आई हो तो इसी का एग्जाम्पल करवाऊं। बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने? जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। बताइए जरा। फर्स्ट रूल आ गया क्या समझ में? फर्स्ट रूल आ गया क्या समझ में? सेकंड रूल पढ़े। सेकंड रूल पढ़े, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब मैं इसमें बात करूं तो पहले मेरा ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये मेरा सिग्निफिकेंट हो गया। अब ये कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं, नॉन जीरो के बीच जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये भी मेरा सिग्निफिकेंट, ये भी मेरा सिग्निफिकेंट, टोटल कितने हो गए, 5। 102 में बताइए जरा सिग्निफिकेंट कितने होंगे? वन टू और जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा तो कितना हो गया, 3। 102 03 0 05 बताइए। 102 03 0 4 0 5। 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। कितने जीरो है, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया, 9। सबका सही है। अच्छा ये बताइए,
इसमें भी 4 आएंगे, जो बीच जीरो हैं वो दोनों नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, चारों के सिग्निफिकेंट है। आंसर कितना हो जाएगा? 4। चलिए रूल 3 पढ़िए जरा। एक कॉम्प्लिकेटेड रूल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी मैं इसे इजी कर दूंगा। एनसीईआरटी पता नहीं किस महापुरुष ने बनाई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी हुई है। ऑल द जीरो टू द लेफ्ट, पढ़िए जरा। लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये फर्स्ट नॉन जीरो है आपका, नॉन जीरो। नॉन जीरो न्यूजीलैंड नहीं है, ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो के लेफ्ट जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, ये कहना चाह रहा है। ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब ये दोनों जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फिर 1 होगा, 8 होगा, बीच वाला होगा 1 भी होगा, 0 भी होगा, 8 भी होगा। टोटल सिग्निफिकेंट कितनी? 4 कैसे लिखा हुआ है इसमें? चलिए कुछ मिस्टेक हो गई होगी। सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? 3। बात आई समझ में? अब देखो इन्होंने कहा है, मेरी बात ध्यान से समझना है, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको इसे इजी करके दे रहा हूँ। ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, क्या मैं इसे प्यार से ऐसे बोल सकता हूँ? सोचिए इसे। जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जितने जीरो, अरे उसे स्टार्टिंग जीरो ही तो बोलेंगे। क्या इस रूल को मैं याद करने के लिए ऐसे सोच सकता हूँ, स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट? एनसीईआरटी पता नहीं किस महापुरुष ने बनाई है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, भी आगे देखना कितना मजा आएगा। उन्होंने ऐसे ही लिखा है, ये जो स्टेटमेंट में लाया हूँ ना, ये एनसीईआरटी में से ही लाया हूँ। कितना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने लिखा हुआ है। इसे बिल्कुल इजी देसी भाषा में, हम लोगों की भाषा में, ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझ में आ जाए, जो हमें याद रहे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसे याद कर सकता हूँ, स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट? स्टार्टिंग वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखना और मजे लेंगे अभी एनसीईआरटी के। आज तो एनसीईआरटी की ऐसी हाल कर दूंगा, पढ़ने ही छोड़ देंगे। पढ़ो जरा रूल 4। पहले तो आप पढ़ के ही डर जाओगे। इफ द नंबर इज लेस देन 1, जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हे भगवान सर कैसे याद करेंगे? पहली चीज जो आपको याद करनी है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, उसके बाद जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट। है भगवान सर, ये टॉपिक छोड़ दो, हम तो नहीं पढ़ रहे। सर ये टॉपिक छोड़ दो, हम तो नहीं पढ़ रहे, कैसे याद करेंगे उस उम्र में? बर्बाद हो जाएंगे हम तो। चलिए देखता हूँ कुछ जुगाड़ निकलता है तो। नंबर इज लेस देन 1, तो जो मैंने नीचे एग्जांपल लिया हुआ है वो लेस देन 1 ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे समझता हूँ। फिर इन्होंने कहा है जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये रहा मेरा डेसिमल, चुन कर देता हूँ। डेसिमल के राइट जाना है मुझे, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, ये है मेरा न्यूजीलैंड नॉन जीरो, इसके लेफ्ट, इसके बीच में जो भी जीरो आएंगे, मतलब ये वाले जो 2 जीरो हैं वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि डेसिमल के बाद वाले मतलब राइट वाले और नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये बोलना चाहता है कि डेसिमल के बाद वाले और नॉन जीरो के लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब आप जरा इसे ध्यान से देखें,
क्या मैं इसी चीज को एक छोटी सी लाइन में ऐसा बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट? ये स्टार्टिंग जीरो ही तो है, देखो जीरो जीरो, जो मेरा पहले वाला रूल था, पहले वाला रूल भी तो यही कह रहा था, स्टार्टिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन्होंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, नंबर इज लेस देन वन। नंबर इज लेस देन वन तो हमेशा जीरो पॉइंट ही होगा। अगर कोई नंबर एक से छोटा है तो जीरो पॉइंट ही होगा। और इन्होंने कहा नॉन जीरो के पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इन्होंने तो कॉम्प्लिकेटेड करके कहा कि डेसिमल के बाद वाले जीरो नॉन जीरो से पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्या इस गंदी सी बात को मैं इतना सा बोल सकता हूँ? बताइए जरा, यस और नो। बात आई मेरी समझ में? मतलब जो ये कहना चाहता है उसी चीज को मैंने बोला है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दिया है मेरे को। मैंने बिल्कुल इजी करके बोल दिया, स्टार्टिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इससे फायदा क्या हुआ, इससे आपका रूल 3 और रूल 4 एक में कन्वर्ट हो गया। इससे आपका रूल 3 और रूल 4 एक में ही कन्वर्ट हो गया। सर इससे अच्छा तो एनसीईआरटी आप ही लिखते थे, हम बच्चों का भला हो जाता। जरा बताइए सिग्निफिकेंट कितने हैं? इतना जल्दी से आंसर आ गया। मैंने इधर क्वेश्चन लिखा भी नहीं और इधर बच्चों का आंसर आ गया। अब आप ऐसे करते, डेसिमल के राइट वाले नॉन जीरो के लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा, ये रूल याद नहीं रहेगा, लिख के देख लो। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर आता ही नहीं है, पुराने स्टूडेंट वो कहते हैं कि सर हमें तो सिग्निफिकेंट के रूल ही भूल जाते हैं। क्यों नहीं आता, क्यों भूल जाता? क्योंकि वो हमसे नहीं पढ़े। हमसे पढ़े होते तो हम ट्रिक बता देते। एनसीईआरटी वाले बोलते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट वाले, डेसिमल के राइट वाले, नॉन जीरो के राइट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। कौन इस चीज को याद रखेगा? इसे ऐसे याद कर लो, स्टार्टिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, स्टार्टिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। आगे बढ़े, ठीक है। मैं आपको ये जो रूल है ना उसमें तीन चीजें देखना कंक्लूड कर दूंगा। पहली बात आपको समझ में आ गई कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। दूसरी बात, जीरो की हमने तीन कैटेगरी बना दी, स्टार्टिंग वाले, बीच वाले और एंड वाले। स्टार्टिंग वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते, बीच वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी तक हमारा क्या कंक्लूजन है, स्टार्टिंग वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते, बीच वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बात करेंगे अगर लास्ट में जीरो आ रहा हो तो क्या होगा। आ जाइए जरा। इफ ट्रेलिंग जीरो, सही है, ट्रेलिंग जीरो क्या होता है देखिए जरा। एनसीईआरटी वाले कितने महान है, उन्होंने एक शब्द निकाल दिया ट्रेलिंग जीरो। पता नहीं कहीं से फॉरेन से टिप लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। पहले तो मैं रूल के अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ, फिर मेरा दिमाग लगाऊंगा। ये कह रहे हैं कि जो लास्ट आपका नॉन जीरो है, देखते हैं इस एग्जांपल में, ये है मेरा लास्ट वाला नॉन जीरो, इसके राइट वाला जो जीरो है आर सिग्निफिकेंट। देख लीजिए जरा, पढ़ लीजिए आगे वाले की। अगर मैं बात करूं, वन नॉन जीरो है, ये वाला जीरो बीच में आ रहा है, एट भी है। अब लास्ट जीरो के लिए बात कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट वाला जो नॉन जीरो है उसके राइट में जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। इतना कॉम तो यहाँ पर एक दो तीन चार थोड़ा कितने हो गए, चार। इन्होंने ये जो बात लिखी है, क्या उसे मैं एंडिंग जीरो बोल सकता हूँ? जरा सोचो, सोचो। ये बोल रहे हैं कि लास्ट उन जीरो के बाद वाले जीरो, ये बोल रहे हैं लास्ट नॉन जीरो के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो क्या मैं इस एंडिंग जीरो बोल सकता हूँ? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोला एनसीईआरटी वालों? जनता जवाब चाहती है। एनसीईआरटी वालों तुम बोल रहे हो
कि लास्ट नॉन जीरो नहीं, जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो ट्रेलिंग जीरो, इतनी गंदी बात करके ऐसे बोल देते ना एंडिंग जीरो। बात आ गई समझ में? एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, लेकिन अभी एंडिंग जीरो यहीं खत्म नहीं हुआ है। एंडिंग जीरो एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। चलिए एंडिंग जीरो में ही एक रूल नंबर 6 और आ रहा है, देखिए जरा। रूल 6 पढ़िए, ये भी अबाउट एंडिंग जीरो ही है। विदाउट अ डेसिमल पॉइंट may not be significant। सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। सर आपने ऊपर वाले में कहा एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है, और इस वाले में आप बोल रहे हो कि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये क्या चक्कर है? बताओ जरा। ये आपके सामने मैंने रूल 5 कर दिया, ये मैंने आपके सामने रूल 5 कर दिया। रूल 5 कह रहा है कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, रूल 6 कह रहा है एंडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। कुछ अंतर है। अगर मैं देखूं चाहूं ट्राई करता हूं, दोनों आपके एक ही साथ आ जाए। दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही, स्टूडेंट सही बता रहे हैं, डेसिमल पॉइंट। रूल 5 बात कर रहा था डेसिमल पॉइंट के बारे में, कि अगर डेसिमल है तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल नहीं है तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बात आई समझ में? मैंने आपसे कहा था एंडिंग जीरो की 3 कैटेगरी होंगी। एंडिंग जीरो में अगर डिजिट में हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। नंबर विद डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट, नंबर विद डेसिमल पॉइंट एंडिंग आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर डेसिमल नहीं आ रहा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, 7 मेरा सिग्निफिकेंट है, 8 मेरा सिग्निफिकेंट है, ये एंडिंग वाले जीरो नहीं होंगे, आंसर हो गया। तो जीरो स्टार्टिंग वाला नहीं होता, ये 1 होगा, ये 1 होगा, बीच वाला जीरो भी होगा, लास्ट वाले एंडिंग नहीं होंगे। टोटल कितने आगे? 3। ये वाला बात क्लियर रहता है। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो वहां पर एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन 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 ये वर्ड आया में अपने आप में गड़बड़ होता है। गड़बड़ कैसे होता है? आप जरा ये रूल 7 देखिए। अच्छा पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने देखिए 7800 का सिग्निफिकेंट फिगर बोला है 2, और अगले एग्जांपल में सिग्निफिकेंट 7800 को सिग्निफिकेंट बोल दिया मैंने 4। सर ये क्या बात कर दी आपने? जरा रूल 7 पढ़िए अब। बिल्कुल सही, दीक्षा जी ने बिल्कुल सही कहा, लगभग सब सही पहचान गए, लगभग सब सही पहचान गए। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो मतलब एंडिंग जीरो। ये एनसीईआरटी वालों की भाषा है, हम तो क्या देसी लोग हैं, हम तो इसे क्या बोलते हैं? एंडिंग जीरो। दूसरी बात ये क्या बोल रहे हैं? विदाउट डेसिमल पॉइंट विल बी सिग्निफिकेंट। अगर यूनिट दी हुई है, यहाँ आपको मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मीटर दिया हुआ है, यूनिट दी हुई है। अगर यूनिट दी हुई है तो लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसलिए 7 सिग्निफिकेंट, 8 सिग्निफिकेंट, जीरो सिग्निफिकेंट, जीरो सिग्निफिकेंट। टोटल कितना आ गया? 4। मैं वापस से सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ, पूरा रिवाइज, सब पूरा रिवाइज करवा दो एक बार में। 7 रूल है, आपको एक भी रूल याद नहीं करना। पहली बात आई समझ में? हमसे पढ़ा और याद करा तो क्या मतलब, रूल याद करे तो क्या मतलब? पहली बात ओके कर दीजिए, एक भी रूल याद नहीं करना। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। 15-20 मुझे डाउट दिखाई दे रहे हैं, वो मैं डाउट लेने लग गया तो उसी में टाइम निकल जाएगा। वो आपको डाउट ऐप पर पूछने हैं, मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट, अभी मैं याद करवा दूंगा सिग्निफिकेंट क्या होता है, आपको जीवन में कभी रूल ही याद नहीं करने पड़ेंगे। पहली बात, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट।
अगर सही है तो ओके कर दें। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। आपके लिए कुछ टाइम टेबल में चेंजेस हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। थोड़ा सा टाइम टेबल का शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज आया है। कल की जो आपकी क्लास होगी वो थोड़ी सी हम लास्ट में एक्सटेंड करेंगे। वैसे तो मैं आज की क्लास भी एक्सटेंड करूंगा। कल आपकी सेकंड क्लास जो फिजिक्स की क्लास होगी वो लास्ट में आधा घंटा एक्सटेंड की जाएगी। वैसे मैं आज भी एक्सटेंड करूंगा। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट रूल की मैं बात करता हूँ। ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ओके कर दें। ठीक है। स्टार्टिंग जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। जीरो में हम तीन तरीके से बात करेंगे। स्टार्टिंग वाले, बीच वाले, लास्ट वाले। स्टार्टिंग वाले कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। बीच वाले ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बीच वाले ऑलवेज सिग्निफिकेंट। लास्ट में तीन कैटेगरी है। लास्ट में तीन कैटेगरी है। मैं आपके यहाँ पर एक बार रिवाइज भी करवा दूं। अगर आपका डेसिमल दिया हुआ है तो लास्ट वाला सिग्निफिकेंट होगा। अगर डेसिमल दिया हुआ है तो लास्ट वाला सिग्निफिकेंट होगा। विदाउट डेसिमल बात करते हैं। विदाउट डेसिमल, विदाउट यूनिट, यूनिट नहीं है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यूनिट है सिग्निफिकेंट होगा। लास्ट वालों को कैसे हमने डिवाइड करा है? अगर डेसिमल है तो लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट होगा। अगर डेसिमल है तो लास्ट वाला सिग्निफिकेंट होगा। अगर डेसिमल नहीं है, यूनिट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यूनिट है तो सिग्निफिकेंट होगा। यूनिट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यूनिट है तो सिग्निफिकेंट होगा। बात आई समझ में? बेटा केमिस्ट्री की क्लास आपकी नहीं है। केमिस्ट्री की क्लास आपकी मंडे से लगेगी। आज और कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। चलिए, अब सिग्निफिकेंट का कुछ रूल होता है। चलो अभी एक रूल और है। आप अगर कभी देखें तो जैसे कोई नंबर है 12.3, क्या मैं इसे, ये देखिए यही देखिए, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.23 इंटू 10 पावर 1? 1.23 इंटू 10 पावर 1 भी लिख सकता हूँ, या 0.123 इंटू 10 पावर 2 भी लिख सकता हूँ। आगे देखिए, जो थोड़ा सा गलत हो गया, 0.0123 इंटू 10 पावर 3 भी लिख सकता हूँ। ये तो 10 की पावर है, बस पावर से आप देख लो, मल्टीप्लाई कर दो, सबका रिजल्ट 12.3 आएगा। और लास्ट वाला भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूं, 10 पावर 1 नहीं देखूं, तो पहले मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने ऐसे लिखा। आप चाहो तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये एक ही चीज है। 10 की पावर मतलब 100,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब एक ही चीज होती है। ठीक है। अब अगर पेपर में चार ऑप्शन आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि ये चार ऑप्शन सही है। मैथ्स तो कह रही है कि ये चारों सही है, लेकिन फिजिक्स कह रही है ये चारों सही नहीं है। उसका रीजन क्या है? अगर मैं हमारे मेनली एक्स की बात करूं, 12.3, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में 10 पावर नहीं देखी जाती। सिग्निफिकेंट में 10 देखी जाती। यहाँ पर भी कितने हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कितने हैं? यहाँ पर भी कितने हैं?
देखेंगे तो आप सभी में सिग्निफिकेंट कितने आ रहे हैं? 3। मतलब एक रूल ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 पावर में कन्वर्ट करते हो तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी गड़बड़ कर रहे हो आप, 4 कैसे आ रहा है? अगर हम किसी भी नंबर को 10 पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी नंबर को 10 पावर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक और एग्जांपल है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। 500000020 इंटू 10 पावर -3। जब सिग्निफिकेंट की बात की जाएगी तो 10 पावर -3 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ आगे वाले देखने हैं। सबसे पहले देखें तो आपका ये 5 सिग्निफिकेंट है, ये 2 आपका सिग्निफिकेंट है, बीच वाले 0 आपके सिग्निफिकेंट है। सर आपने एक रूल और बताया था कि अगर डेसिमल आता है तो लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 8। अगर 10 पावर में आपको सिग्निफिकेंट बताना है तो पावर को नहीं इंक्लूड करके सिर्फ आगे के नंबर को देखा जाता है। 5 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, बीच वाले 0 सिग्निफिकेंट है। आपने बोला था डेसिमल होता है तो एंडिंग 0 भी सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो इसमें मेरे मैक्सिमम रूल आ गए हैं। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट 87 है, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि 87 है। गजब। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा हिंदी वालों से पीछे चल रहे हैं, इसलिए मैं क्लास को एक्सटेंड करूंगा। चलिए, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ भी ये होती है हमारी 8, 9, 10, 11, 12 में शायद कहीं पढ़ा होगा। उस चीज को हम एक बार रिवाइज कर लेते, जरा देखिए। राउंड ऑफ की जरूरत क्या पड़ी आगे जाके हम देखेंगे कि जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वहां पर ये रूल होता है कि आपको आंसर कितने सिग्निफिकेंट में देना है। जैसे सपोज करो एक रूल से मुझे पता चला कि आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट में और मेरा आंसर आ रहा था 3 में, तो मुझे वहां क्या करना पड़ता है? नंबर को राउंड ऑफ करना होता है। 3 को हम राउंड ऑफ करके 2 में ले आते हैं। अब ये राउंड ऑफ करने का क्या तरीका होता है वो राउंड ऑफ हम देख लेते हैं। वैसे मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को पता होगा। क्या हो गया? बार बार स्क्रीन कहाँ चली जाती है? चलिए, पहला है रूल 1। इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ, जिसे मुझे राउंड ऑफ करना है, मोर देन 5, तो प्रेसिडिंग पहले वाले को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये जो 7 था, इस 7 को मुझे राउंड ऑफ करना है क्योंकि 7 5 से ज्यादा होता है, क्योंकि 7 की वैल्यू 5 से ज्यादा है, इसलिए पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। 8 + 1 कर देंगे जो 9 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को पता ही होगी। पता है सर, मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोल रहे हैं पता है। या वैसे नॉर्मल मॉड्यूल में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इसमें ऐसी कोई फिजिक्स नहीं है जो मैं समझाऊं। अगला पढ़ें, लेस देन 5। वो जो पहले वाला हमारा नंबर होगा लेफ्ट अनचेंज्ड, देख सकते हो। ये जो मेरा 4 है, 4 लेस देन 5 है, और जो पहले वाला नंबर है वो अनचेंज्ड। 5 से ज्यादा है तो पहले वाले को 1 बढ़ा दो, 5 से कम है तो सेम हो जाएगा। सर 5 है तो, सर 5 है तो 2 रूल होते हैं बेटा। 5 को मुझे राउंड ऑफ करना है, इंक्रीज बाय 1। कब? ऑड है, लेफ्ट अनचेंज अगर इवन है। जैसे ये देखें, ये जो मेरा 3 है, ये 3 मेरा ऑड है, तो ये कह रहा है इंक्रीज्ड बाय 1, और मैंने 3 + 1 कर दिया, कितना आ गया? 4। ये देख सकते हैं। ये वाला एग्जांपल देखें तो 4 आ रहा है, जो मेरा इवन है अनचेंज, तो क्या हो गया? ये रूल क्या कहता है? 5 को आपको राउंड ऑफ करना है, उससे पहले आपका ऑड है, +1 कर दीजिए। इवन है तो आपका उसे क्या करना होगा? अनचेंज करना होगा। अगर आपको 5 को राउंड ऑफ करना है, उससे पहले आपका ऑड आ रहा है तो +1 कर दीजिए।
इवन आ रहा है तो अनचेंज कर दीजिए। प्लस और माइनस कैसे किया जाता है सर, आप भी क्या हमें प्लस माइनस सिखा रहे हैं, जरा पढ़े। हार्ड कॉपी कब मिलेगा मुझे नहीं पता, आपको मैसेज आ जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट in the result should be equal to the number of decimal places in the term of operation which contain lesser number of decimal point। एक बार आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे इसमें कहीं पर भी सिग्निफिकेंट नहीं लिखा हुआ। इसमें आप देखें कहीं पर भी सिग्निफिकेंट नहीं लिखा हुआ। तो एडिशन का जो रूल होता है, सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है, उसमें सिग्निफिकेंट का कोई भी रोल नहीं है। ये क्या कह रहा है, पढ़ दें। नंबर इन द डेसिमल पॉइंट इन द रिजल्ट should be equal to the decimal places which contain lesser number of decimal places। ये क्या कह रहा है, आपने प्लस माइनस किया, प्लस माइनस में आप देख लेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, तो जो डेसिमल के बाद कम नंबर वाला है वही मेरे आंसर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, आप इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, जूम कर रहा हूं मैं। इसमें आप मुझे बताइए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3। इसमें बताइए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1। ये रूल ये कहता है कि जो कम वाला होगा मेरे आंसर में उतना ही होगा, मतलब मेरे आंसर में डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, 1 नंबर आएंगे, ये रूल कह रहा है। क्लियर है। ये रूल ये कहता है कि आप जैसे प्लस माइनस कर रहे हैं उसके देख कि आप डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, कम वाला ही मेरा आंसर होगा। तो जैसे इस एग्जांपल की बात करूं तो हमने जब माइनस करा तो हमें डेसिमल के बाद 3 मिला, लेकिन ये 3 मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर होगा डेसिमल के बाद 1 नंबर। तो मैंने इसे पहले राउंड ऑफ करा, राउंड ऑफ करने के बाद 2 नंबर आए, 2 डिजिट भी मेरा आंसर नहीं होगा, फिर से मैंने राउंड ऑफ करा तो डेसिमल के बाद मेरा 1 आया। ये रूल ये कहता है कि जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जो भी प्लस माइनस आप कर रहे हैं, उसमें आप देख लीजिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, जो कम है आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। एक में डेसिमल के बाद 5 है, एक में डेसिमल के बाद 3 है, एक में डेसिमल के बाद 5 है, एक में डेसिमल के बाद 3 है। वो कमेंट करें आंसर में डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए, कमेंट करें डेसिमल के कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ऊपर देख सकते हैं दोनों के लिए। प्लस में भी यही रूल चलेगा, माइनस में भी यही रूल चलेगा, इसमें सिग्निफिकेंट की कोई भी कहानी नहीं है। चलिए, ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर ही आया था, 2020 में आया था। देखिए जरा, पढ़िए इसे, जो मैं बात कहना चाहता हूं और क्लियर हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करना है। आप मुझे देख के बताइए, पहले वाले में इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, 4। कम वाला कौन सा है, तो आंसर में मेरे डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगा, पहले मैंने अपने पूरे क्वेश्चन की इमेज बना ली, फुल समझ लिया। रूल कहता है पहले में डेसिमल के बाद 2 थे, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 4 हैं, तो मेरे आंसर में डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, रूल समझ में आया या नहीं आया, रूल समझ में आया या नहीं आया। अब क्या करा, पहले हमने माइनस कर लिया जो बच्चे करते हैं, फिर 4th क्लास वाले हैं, लेकिन ये कह रहा था कि डेसिमल के बाद 4 हैं, मेरा आंसर नहीं होगा, मुझे डेसिमल के बाद कितने लाने हैं, 2। तो मैंने इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया। बात आई समझ में। हाँ, वैसे कोई देखा जाए तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आप ऑप्शन देख के भी देख सकते हो। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद दोनों में देख लें, या ऐसे ही बता दूं मैं, 1.23 प्लस 1
234 माइनस 1.2। बताइए मेरे आंसर में डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? मेरे आंसर में डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है। पहले वाले में डेसिमल के बाद 2 है, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 3 है, लास्ट वाले में डेसिमल के बाद 1 है। तो मेरे आंसर में डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात समझ में आ गई? आ गई। सर ये तो प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो क्या करेंगे? पढ़िए जरा। मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो क्या करेंगे? पढ़िए जरा। नहीं सेम नहीं है, पढ़िए जरा। इसमें सिग्निफिकेंट आ गया है पिक्चर में। पिक्चर में सिग्निफिकेंट की एंट्री हो चुकी है। पिछले वाले में सिग्निफिकेंट नहीं था, इसमें सिग्निफिकेंट की एंट्री हो चुकी है। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दोनों के सिग्निफिकेंट देखो, जो कम होगा वही मेरे आंसर में होगा। जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवीजन वाला, सबके सिग्निफिकेंट देख लो, जो लीस्ट होगा वो हमारे आंसर में होना चाहिए। इसमें डेसिमल नहीं लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंट लिखा है। प्लस माइनस में डेसिमल देखा जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सिग्निफिकेंट देखा जाता है। प्लस माइनस में डेसिमल देखा जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिग्निफिकेंट देखा जाता है। मुझे देख के बताइए इसमें सिग्निफिकेंट कितना है?